चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यू वी एफ में संबंध। यू वी तथा एफ में संबंध यू वी एफ में संबंध। तो देखते हैं यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। यहाँ पे मैं सबको बता दे रहा हूँ। यू क्या है? यू है ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। और भी क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। और एफ क्या है? एफ है फोकस दूरी। ठीक है, सबके बारे में पता चल गया। यू क्या है? यू है ध्रुव से वस्तु की दूरी। और वी क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और एफ क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। अब इसमें किरणों को भेजते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष में ये बिंदु दिखा देते हैं। ये है P, ये F हो जाएगा और ये C हो जाएगा। वस्तु को हम रखेंगे, मान लेते हैं कि वस्तु को हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका किरण आरेख बनाएंगे तो होगा क्या? तो सबसे पहले यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी। अगर ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो इसका परावर्तन होगा। अब परावर्तन होने के बाद ये फोकस से आएगी। ठीक है, उसके बाद से दूसरी किरण हम लेके चलेंगे वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से भेजा जाएगा तो जिस रास्ते भेजा गया था वह उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। और जो इन दोनों बिंदुओं का कटान बिंदु होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ से अगर बताया जाए ए बी क्या है? ए बी है वस्तु। ठीक है, ए बी क्या है? वस्तु है। और इसको कह लेते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। ये आप जानते हैं वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी है, ये ध्रुव है। ठीक है, अब हम यू वी एफ में देखते हैं। तो यू क्या है? यू है, अगर यू को इसमें दिखाया जाए तो ये वस्तु है, ये ध्रुव है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते हैं। तो इसको हम दिखा सकते हैं पी ए। ठीक है, उसके बाद से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को देखा जाए तो इसको भी से दिखाते हैं। तो इसको मैं पी ए डैश बोल दे रहा हूँ। और एफ क्या है? तो ये एफ है, पी एफ है। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को भी दिखा दिया जाए तो यहाँ पर सी पी को देखा जाए तो सी पी को हम आर से दिखाते हैं और इसको हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब इसको हल करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं मैं उनको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई अगर त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप का मतलब ये होता है कि फेस सेम होना चाहिए। ठीक है, शकल सूरत सेम होनी चाहिए। और समरूप का मतलब कि समान रूप होना चाहिए। समरूप का मतलब होता है समान रूप, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता है, बस चेहरा समान होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे समरूप कह सकते हैं? तो समरूप कब कहेंगे? तो समरूप कहने के लिए शर्त है आपके पास, यदि आप भुजा, कोण और भुजा ये दिखा देंगे, भुजा, कोण, भुजा अगर ये दिखा दे रहे हैं तो आप इस त्रिभुज को, दोनों त्रिभुज को, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। या फिर ये तो पहला शर्त हो गया।
दूसरा शर्त क्या है, यदि आप कोण और कोण दिखा दे रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप के लिए ये दो शर्त हैं, आप भुजा कोण भुजा दिखा दीजिए या फिर कोण कोण दिखा दीजिए। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए आप, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर ये भी देखा जाए तो ये 90 डिग्री का कोण है। एक कोण तो हमें मिल गया, ठीक है, एक कोण मिल गया। अब और एक कोण की व्यवस्था कर लेते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कोण, अगर ये दोनों कोण देखा जाए तो ये कौन से नियम से, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कौन से नियम से, तो ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला भी हमें मिल गया और ये वाला भी मिल गया। तो ये इस नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो जब हम इसको समरूप कह देंगे तो होगा क्या, समरूप कहने के बाद देखा जाए तो संगत भुजाओं का योग, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अगर अनुपात देखा जाए, अनुपात तो आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अब संगत भुजा होती क्या है, तो इस भुजा के संगत ये वाली भुजा होगी, इस भुजा के संगत ये वाली भुजा होगी, और इस भुजा के संगत ये वाली। मैं दिखा दे रहा हूँ, इस भुजा के संगत ये भुजा, इस भुजा के संगत ये वाली भुजा, और इस वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा, ठीक है। इस पे सिंगल डैश लगा है और इस पे सिंगल डैश लगा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों संगत हैं। इस पे डबल डैश लगा है और इस पे डबल डैश लगा है, ये दोनों संगत है। और इस पे ट्रिपल डैश लगा है, इस पे भी ट्रिपल, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं संगत है। तो संगत का ये फिनोमिना आपको समझ में आया। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं, ये नियम हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो अप्लाई करने के लिए हम इसमें त्रिभुज ढूंढेंगे। तो त्रिभुज ढूंढने के लिए आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो इन दोनों त्रिभुजों को आप संगत दिखा दीजिए। संगत दिखाने के बाद ये नियम लग सकता है, ठीक है। संगत दिखाने के बाद ये नियम लगा देंगे, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, ये तो कर्व है, ये कर्व है, तो कर्व पे हम नियम नहीं लगाएंगे। कर्व पे नियम नहीं लग सकता है, तो उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ से हम एक मुख्य अक्ष पे लंब खींच लेंगे, होगा क्या कि ये अगर लंब का नाम दे दिया जाए m और n, ठीक है, mn नाम दे दिया इसका, तो ये जो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं UVF, ये फार्मूला जो निकल के आएगा वो हम बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला निकल के आएगा वो फार्मूला बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए अप्लाई होगा। तो जब द्वारक छोटा होगा, तो द्वारक छोटा होने का मतलब ये है कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु N और P बिल्कुल पास में होंगे, N और P बिल्कुल पास में होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से देखा जाए FN और FP ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। जब ये दोनों पास में होंगे तो हम कह सकते हैं कि FP या फिर FN दोनों आपस में बराबर होगा। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, आगे देखते हैं तो होगा क्या। अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'BC, ये क्या है, ABC और A'BC, ये दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो जब समरूप हो जाएंगे तो समरूपता का नियम लगाएंगे। समरूपता का नियम क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसको लगाते हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब कि इस भुजा के अनुपातिक भुजा कौन है, ये है,
और इस भुजा के अनुपाती भुजा ये है, ठीक है। इसको लगाते हैं तो ए बी अपन ए डैश बी डैश बराबर, अब हम क्या लेंगे, ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी, ठीक है। तो आगे हमें किस में सॉल्व करना है, तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इस त्रिभुज तथा इस त्रिभुज में हम हल करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुजों का नाम क्या है, तो एम एन एफ तथा एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसके लिए भी हम समानुपात समरूपता का नियम लगाते हैं। तो समरूपता का नियम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखा जाए तो ए डैश एम एन अपान ए डैश बी डैश, एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर, अब क्या होगा, एन एफ अपान ए डैश एफ, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा समानुपाती होगी, ये भुजा और ये भुजा समानुपाती होगी। तो यहाँ से देखा जाए तो होगा क्या, एफ एन अपान ए डैश एफ, ठीक है। ये समझ में आया। इस भुजा के संगत भुजा कौन होगा, ये भुजा होगा, और इस भुजा के संगत भुजा कौन होगी, ये भुजा होगी। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमने आपस में बराबर दिखा दिया। अब यहाँ से आगे देखा जाए तो आगे क्या है कि जो ए बी और एम एन रेखा आपको दिख रही है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण कर रही हैं, एक आयत का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिखा सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एम एन, ए बी इज इक्वल टू एम एन, ए बी इज इक्वल टू एम एन। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। एन एम का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो होगा क्या, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से होगा क्या, यहाँ से लिख सकते हैं एन एम है, तो एन एम की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो एन एम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एफ एन, और ये हो जाएगा ए डैश एफ, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान ले रहा हूँ, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, आप तुलना करें। समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करने पर ये LHS है, ये LHS है, दोनों का LHS सेम है। तो जब LHS सेम होगा तो RHS सेम होगा, ठीक है। तो जब LHS सेम तो RHS सेम, तो समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से तो होगा क्या, होगा ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब यहाँ से एक नया समीकरण मिल रहा है, समीकरण नंबर इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आगे देखा जाए, आगे क्या होगा, तो ए सी का मान कितना होगा, ए डैश सी का मान कितना होगा, एफ एन का मान कितना होगा, और ए डैश एफ का मान कितना होगा। तो सबका मान पता करते हैं। तो होगा कितना, ए सी का मान कितना होगा, ए सी है क्या, यहाँ पे है ए सी क्या है, यहाँ पे है। तो अगर इस यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को देखा जाए, ए से पी तक के पॉइंट को, ए से पी तक, ये है ए, ये है पी, तो इसके बीच में ये पॉइंट सी पूछ रहा है, सी हो जाएगा, जिसको पूछ रहा है उसी को लेंगे, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है, ये ए सी का मान निकालना है। ए सी का मान कितना होगा, तो ए और पी वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम यू से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, ठीक है। हमें पूरी दूरी पता है, पूरी दूरी कितनी है, यू है। जो दूरी पता है वो दूरी का मान कितना है, आर है। तो बची हुई दूरी निकाल लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे,
तो इसको लिखेंगे ए सी को, ए सी इज इक्वल टू यू माइनस आर। ए सी को क्या लिखेंगे, यू माइनस आर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ए सी को क्या लिखेंगे, यू माइनस आर। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो ए डैश सी का मान पूछ रहा है, ए डैश सी यहाँ पे है, ए डैश सी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मान अगर निकालना होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये सी और पी के बीच की दूरी को देखा जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, सी है, और ये पॉइंट क्या है, पी है। ठीक है, अब इसके बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है, ए आ रहा है। एफ से मतलब अभी नहीं है। ठीक है, जब ये पूछेगा तब एफ को निकाला जाएगा। यहाँ ए पूछ रहा है तो इसलिए हम ए ले लेंगे। ठीक है, अब हमें कौन सी दूरी पूछ रहा है, तो कौन सी दूरी पूछ रहा है, ए डैश सी। ये क्या है, ए डैश है। ठीक है, ए डैश सी, तो ये वाली दूरी हमें पता करना है, ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, तो देखा जाए तो ये है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम आर से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम आर से दिखाते हैं। ये है प्रतिबिंब और ये है ध्रुव, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये वाली दूरी पता करना है, तो पूरी दूरी में से जो दूरी हमें पता है उससे घटा देंगे। तो तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डैश सी, ये वाली दूरी निकालना है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ए डैश सी इज इक्वल टू आर माइनस भी, ए डैश सी इज इक्वल टू आर माइनस भी। ठीक है, अब एफ एन देखा जाए, एफ एन कैसे निकलेगा, तो ये है एफ एन। ठीक है, तो एफ एन किसके बराबर होगा, तो एफ एन को बताया गया है एफ एन इज इक्वल टू, एफ एन किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर होगा। और एफ पी किसके बराबर है, एफ पी किसके बराबर है, एफ पी, या फिर पी एफ लिख सकते हैं। तो पी एफ किसके बराबर है, पी एफ बराबर है एफ के। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है, आप देख सकते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो। दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब क्या है कि ये दर्पण इतना बड़ा है, अगर ये छोटा होगा, ये दर्पण इतना बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो ये वाली लाइन और ज़्यादा नीचे आ जाएगी, इस तरीके से आएगी। और जब इस तरीके से आएगी तो अब हम यहाँ से लंब डालेंगे, तो ये एन और पी दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे पे आएंगे। ठीक है, ये एन और पी एक दूसरे पे आएंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ एन या फिर हम एफ पी दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, और ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, ए डैश एफ का। तो ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता करने के लिए यहाँ देखा जाए ए डैश एफ का मान, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे ए डैश और ये हो जाएगा ध्रुव। कोई भी दूरी है तो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। ये बिंदु क्या है, एफ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए डैश एफ निकालना है। तो ए डैश एफ निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम किससे दिखाए हैं, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम भी से दिखाते हैं। ये है फोकस बिंदु और ये है ध्रुव। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। ये है फोकस दूरी। ठीक है, एफ पी को हम किससे दिखाते हैं, फोकस दूरी से। अब इसका मान निकालना होगा, तो कैसे होगा, पूरी दूरी में से जो दूरी पता है उसको घटा देंगे। तो ए डैश एफ का मान निकालने के लिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा भी माइनस एफ। ठीक है, भी माइनस एफ। हमने सभी चीज़ों का मान निकाल लिया, अब यहाँ पे रख देते हैं, मान रख देते हैं निकाल के। ठीक है, तो होगा क्या, तो ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान यू माइनस आर। ठीक है, अब ए डैश सी का मान कितना है, ए डैश सी का मान है आर माइनस भी। ठीक है, बराबर, अब एफ एन का मान कितना है, एफ है, और ए डैश एफ का मान है भी माइनस एफ। ठीक है, भी माइनस एफ। अब आगे क्या किया जाएगा, आगे यहाँ से देखा जाए
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में मैंने संबंध बताया था। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो ये होता है r इज इक्वल टू 2f। r इज इक्वल टू क्या होता है 2f। तो r के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2f। तो r के जगह पे हम लिख सकते हैं 2f। तो यहाँ पे आपको r दिख रहा है, यहाँ पे r दिख रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2f। अब आगे क्या होगा, आगे तो सबका मान रख देते हैं। तो ये होगा u माइनस r का मान कितना रखना है 2f बटे r का मान कितना रखना है 2f माइनस v, ठीक है, इज इक्वल टू f बाई v माइनस f। तो v माइनस f। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने का मतलब यह है कि इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसके हर का गुणा इसके अंश के साथ, इसका हर का गुणा इसके अंश के साथ। तो u माइनस 2f, u माइनस 2f, और ये हो जाएगा v माइनस f, ठीक है। u ऐसे मैं बना रहा हूँ और ये v ऐसे है, ठीक है। आप अंतर समझ पा रहे होंगे, ये u है, ये v है, ठीक है, बराबर। अब इसका गुणा इसके साथ, ये f हो जाएगा, ये 2f माइनस v, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं। तो u का गुणा इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा u भी, u का गुणा f के साथ हो गया तो माइनस uf या फिर fu कर सकते हैं। अब इस माइनस 2f का गुणा इसके साथ कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2f भी, और इसका गुणा ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2f स्क्वायर। अब इज इक्वल टू इसका गुणा इसके साथ, तो 2f स्क्वायर और ये माइनस f भी हो जाएगा, ठीक है। जो कटने लायक है कटा देंगे, तो ये 2f स्क्वायर से इधर का 2f स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर f भी है और इधर क्या है, इधर भी f भी है, ठीक है, इधर f भी है, इधर f भी है, इस वाले को इधर भेज दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा u भी माइनस f u, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का f भी, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो इधर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जब इधर आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये एक f भी बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में u भी f से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर, भाग देने पर, तो जब भाग दिया जाएगा तो होगा क्या, ये हो जाएगा u भी अपन u भी, ये हो जाएगा u भी f माइनस, इससे जब हम भाग देंगे u f है तो u भी f हो जाएगा, और ये हो जाएगा f भी, तो यहाँ पे हम भाग देंगे u भी f इज इक्वल टू 0 अपन u भी f, ठीक है। अब इसको मैं, तो आगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये u भी से u भी कट जाएगा, ये f u से f u कट जाएगा, और f भी से f भी कट जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, इधर ऊपर 1 बचा, इधर f बचा, तो होगा क्या 1/f, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 1, और नीचे क्या बचा है v बचा है, तो 1/v माइनस, अब इधर क्या बचा है, ऊपर 1 बचा है और नीचे u बचा है, तो ये हो जाएगा 1/u, इधर क्या बचा 0, ठीक है। अब हम इन दोनों को बराबर के उस पक्ष में भेज देंगे, तो होगा क्या, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/v हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/u। ये है दर्पण का सूत्र, यही है संबंध u भी f में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं, दर्पण सूत्र, ठीक है।
तो समझ में आया ये? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं।